नमस्कार, स्वागत है आपका चौपाल चर्चा में। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। चौपाल चर्चा में हम अपने किसानों तक पहुंचते हैं, गांव-गांव जाते हैं और उनसे संबंधित जो विषय होते हैं उन्हें हम उठाते हैं। और आज इस सिलसिले में हम बात करेंगे नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन के बारे में और इसके अंतर्गत आने वाले तिलहन के बारे में बात करेंगे कि कैसे हमारी सरकार इसको लेकर काफ़ी गंभीर है और तिलहन में हम आत्मनिर्भर बने, इसको लेकर कदम उठाए जा रहे हैं। किसानों के कई सवाल भी होते हैं, मसलन उन्हें पोषक तत्व कहाँ से मिलेंगे, अच्छे बीज कहाँ से प्राप्त होंगे और कैसे तिलहन की फसल उनके लिए फ़ायदे का सौदा हो सकता है और साथ ही हम जो अभी आयात करते हैं उसकी हमें ज़रूरत ही ना पड़े। ऐसे कई सारे बिंदु हैं जिन पर चर्चा करनी बहुत ज़रूरी है। तो आज इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे और किसानों के सवाल भी कार्यक्रम में शामिल करेंगे। किसान भी हमारे साथ जुड़ेंगे और साथ ही एक्सपर्ट भी रहेंगे जो कि उन्हीं सवालों के जवाब कार्यक्रम के दौरान देंगे। तो चलिए आगे बढ़े, उससे पहले देखते हैं हमारी ये रिपोर्ट। राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा मिशन तिलहन के अंतर्गत किसानों को बीज उत्पादन के लिए 10 वर्ष तक की अधिसूचित किस्मों पर अनुदान दिया जा रहा है। कार्यक्रम में उत्पादन लागत का 50% या अधिकतम 2,500 रुपए प्रति क्विंटल का अनुदान देय होगा। राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा मिशन तिलहन के अंतर्गत किसानों को प्रमाणित बीज वितरण कार्यक्रम का लाभ दिया जा रहा है। किसानों को 15 साल तक की अधिसूचित किस्मों पर अनुदान दिया जा रहा है। कार्यक्रम में बीज लागत का 50% या अधिकतम 4,000 रुपए का अनुदान देय होगा। कार्यक्रम में संकर किस्म बीज लागत का 50% या अधिकतम 8,000 रुपए प्रति क्विंटल का अनुदान देय होगा। फसल प्रदर्शन कार्यक्रम में सरसों के लिए 3,000 रुपए प्रति हेक्टेयर की राशि देय होगी। सरसों के साथ मधुमक्खी पालन के लिए 5,000 रुपए प्रति हेक्टेयर की अतिरिक्त राशि देय होगी। केंद्र सरकार द्वारा खाद्य तेलों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन चलाया जा रहा है। तिलहन विकास योजना में फसलों की विविधता को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। राज्यों को क्षेत्रीय विशिष्टताओं के आधार पर योजना के कार्यान्वयन में छूट दी जा रही है। योजना को तिलहन की खेती वाले 14 प्रमुख राज्यों में लागू किया गया है। कम लागत और कम सिंचाई उपयोग के कारण हरियाणा में सरसों की खेती लोकप्रिय है। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और रिपोर्ट देखिए आपने। रिपोर्ट में बहुत सारे महत्वपूर्ण जो बातें थी वो हमने आप तक पहुंचाई और हमारे साथ जो एक्सपर्ट हैं उनसे आपकी मुलाकात करवा दें। हमारे साथ डॉक्टर जोगिंदर सिंह यादव हैं जो कि वरिष्ठ संयोजक हैं रिवाड़ी बावल KVK में, और साथ ही बता दें कि बहुत बड़ी संख्या में महिला किसान और हमारे किसान भी कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं। उनसे भी आपकी मुलाकात करवा देते हैं जो कि हमारे साथ रिवाड़ी के झाबुआ से यहाँ पर बड़ी संख्या में आए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी किसानों का भी कार्यक्रम में। चर्चा है उसकी शुरुआत करते हैं। किसानों के जो सवाल हैं उन्हें भी कार्यक्रम में शामिल करेंगे। सबसे पहले मैं जोगिंदर जी आपसे समझना चाहूँगी कि हम तिलहन की बात कर रहे हैं तो तिलहन में आत्मनिर्भर होने की ज़रूरत क्यों है बहुत ज़्यादा? भारत एक कृषि प्रधान देश है और आज भी 60-65% जो है जनसंख्या है वो कृषि पे ही डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जुड़ी हुई है। और अभी कोरोना पीरियड में देखा देश ने कि कृषि के कारण बहुत मदद मिली है। हम कोरोना से और दूसरी चीज़ों से लड़ पाए हैं। तो बहुत सी चीज़ों में हम बहुत ही स्वावलंबन के उस स्तर पे पहुंच चुके हैं, लेकिन तिलहन में हमें अभी भी पिछड़े हुए हैं और करीब 80-90 लाख करोड़ के करीब हमें सालाना इंपोर्ट करना पड़ता है जो देश की और अर्थव्यवस्था पे काफ़ी भार है। और सरकार के प्रयत्न है कि इस एक बोझ को कम किया जाए और हमारी जो तिलहन की आयात है उसको घटाया जाए। वो घटेगा कैसे कि इसका उत्पादन देश में ही बढ़ाया जाए। काफ़ी चीज़ें हमारी ज़्यादा है, उनको तिलहन में कन्वर्ट करना चाहते हैं उस ज़मीन को। तो फसल विविधीकरण में कुछ नए क्षेत्र और कुछ जहाँ ये तिलहन पहले ही हो रहे हैं उनकी उत्पादकता बढ़े, प्रोडक्शन बढ़े, इस पे बल दिया जा रहा है। और उसके लिए सरकार की तरफ से, राज्य सरकार के माध्यम से विभिन्न जो स्कीम्स है वो किसान तक पहुंचाई जा रही है ताकि वो तिलहन के अच्छे बीज उनको मिले, उसकी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी मिले, उसके कीट और बीमारी नियंत्रण संबंधी सभी जानकारी किसानों तक पहुंचे। और सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत दूसरी स्कीमों के अंतर्गत भी सब्सिडी भी देती है। और करीब करीब 1 एकड़ के लिए कहें तो 4,000 रुपये तक का प्रोविज़न है। कुछ प्रदर्शन प्लाट वो लगा करके बीज और खाद और दवाइयों में कुछ सहायता राशि
देती हैं। जैसा कि आपने बताया कि सरकार की तरफ से भी अनुदान दिया जा रहा है और हम जानते हैं कि जो ये तिलहन की हम बात कर रहे हैं इसे हम पीली क्रांति के तौर पर भी जानते हैं और इसकी 80s में शुरुआत हुई थी और अब महसूस किया जा रहा है कि एक दूसरी पीली क्रांति की शुरुआत की जाए। तो हमें ये बताएं कि मुख्य तौर पर ये तिलहन में कौन कौन सी फसलें हैं, क्योंकि जब हम तेलों की बात करते हैं तो सिर्फ हम मूंगफली का तेल, सरसों का तेल और इसके बाद सोयाबीन की, इन तीनों के बारे में ही चर्चा करके रह जाते हैं। लेकिन बताया जाता है कि 9 ऐसी फसलें हैं जो कि इस मिशन के अंतर्गत आती हैं। उसमें तिल है, अलसी है, नाइजर है, राम तिल है, कई चीज़ें इसमें हैं और तिल का तेल बहुत ही अच्छा माना जाता है और इसको बढ़ावा देने के लिए भी सरकारी योजनाएं हैं। अभी रेवाड़ी ज़िले की बात करें तो हमने मूंगफली और तिल की पैदावार और क्षेत्र बढ़ाने के लिए राज्य सरकार की तरफ से आत्मा स्कीम के तहत कुछ प्रदर्शन प्लॉट दिए हैं, जिसमें सारी टेक्नोलॉजी भी किसानों तक पहुंचाई है और वो कृषि विज्ञान केंद्र के सहयोग से कृषि विभाग ने जो है प्रदर्शन प्लाट लगाए हैं रेवाड़ी में। तो मूंगफली और तिल को बढ़ावा देने के लिए पूरी टेक्नोलॉजी वहाँ तक पहुँचाई जा रही है। जोगिंदर जी, एक समस्या जो तिलहन को लेकर हमारे किसानों के साथ आती रही है वो ये कि किसान ऐसा नहीं है कि तिलहनी फसलें लेना नहीं चाहते हैं और वो आत्मनिर्भर नहीं बनना चाहते हैं, लेकिन ऐसा समय भी आया था जब हमारे किसानों को अन्य फसलों में अच्छे दाम मिलने लगे, एक जो कॉम्पिटिटिव फसलें होती हैं जिसके चलते किसानों का जो रुझान है कहीं ना कहीं वो एक समय पर हट गया था। हालांकि अब हम देख रहे हैं कि तस्वीर बदलती हुई नज़र आ रही है, लेकिन वो जो समस्या है उसका समाधान हम किस तरीके से समझें? सरसों में तो हमारे किसान बहुत ही दिलचस्पी लेते हैं और उसको एक सुरक्षित फसल भी माना गया है, क्योंकि उसकी पैदावार भी ठीक आती है और उसमें ज़्यादा रिस्क नहीं है। सरकार की तरफ से इसका जो MSP है वो भी अच्छा दिया गया है। लेकिन दूसरी फसलों में कभी कभी बीमारी या कीड़ों का ऐसा प्रकोप होता था जिससे उत्पादन बहुत कम हो जाता था, इसलिए ये फसलें पीछे रह जाती हैं। क्योंकि मूंगफली में हमें याद है, अगर 30 साल पहले देखें तो पटौदी की तरफ काफ़ी मूंगफली बोते थे, लेकिन एक सफ़ेद लट जो कीट है उसकी वजह से मूंगफली बोना किसान भाई छोड़ गए थे। लेकिन विश्वविद्यालय द्वारा उसकी जो बचाव के लिए उससे रख रखाव उसकी जो है कि वो नुकसान ना हो उसके लिए बिल्कुल जो है ना सीड ट्रीटमेंट दिया हुआ है और बाद में भी सिफारिश की गई है, तो उसको हम अब नियंत्रण में कर सकते हैं, तो अच्छी पैदावार हम ले सकते हैं। किसान इस पे वापस भी आ रहे हैं। जो गवर्नमेंट हेल्प देती है उसको मतलब लेने का तरीका कोई किस तरीके से हमें वो हेल्प मिलेगी? रही बात तिलहन की, कि हमने एक बारी बोया था तिल, तो उसमें क्या हुआ था कि खरपतवार तो होती है, अगर उसमें दवाई का छिड़काव भी करें तो भी वो पॉसिबली मतलब कुछ हद तक ही हेल्प हुआ, ऐसा हेल्प नहीं हुआ। लेकिन उसमें जो रोग लगा था ना उस वजह से उसकी जो पैदावार थी वो बिल्कुल ही मतलब लो थी। तिलहन का मतलब हमारी जो भी तेल वाली फसलें हैं उनसे है, और आप अगर तिल की बात कर रहे हैं या दूसरी फसलों की भी, खरपतवार एक बहुत बड़ी समस्या होती है किसी भी फसल के लिए। जैसा आपने बताया ये बात सही है, अगर खरपतवार नियंत्रण हम समय पे नहीं करेंगे तो उसकी पैदावार फसल की बहुत कम हो सकती है, और खरपतवार की वजह से ही कीट और बीमारियों की भी कई बार बढ़ावा मिलता है। इसलिए समय पर कीट नियंत्रण बहुत ज़रूरी है। ज़्यादातर फसलों में विश्वविद्यालय ने सिफारिश की हुई है, जब भी कोई आपकी ऐसी समस्या होती है तो आप निकट के कृषि विकास अधिकारी से या कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क करके और उसका जो अगर दवाई है कोई तो वो पूछ सकते हैं, और सही मात्रा में सही समय पे अगर आप उसका इससे दवाई से भी अगर आप रोकथाम करना चाहें तो उससे पूरे उसके सक्सेसफुल रिजल्ट मिलते हैं। नहीं तो अगर हाथ से निकालना और खोदी करना उसका तो कोई जवाब ही नहीं है। अगर उससे अगर नियंत्रण हो जाए तो बहुत अच्छी है, दवाई से थोड़ा दूर रहे। लेकिन ज़्यादातर फसलों की सिफारिश की हुई है। इसमें खरपतवार के लिए जो दवाई होती है, कुछ दवाइयाँ बिजाई से पहले छिड़की जाती है, कुछ बिजाई के बाद और फसल उगने से पहले, जिनको हम प्री एमरजेंस कहते हैं, वहाँ भी उसकी भी सिफारिश है, और कुछ की फसल उगने के बाद 25-30 दिन तक भी है। तो सही समय पे आप करेंगे तो पूरी रोकथाम मिल जाती है।
तो जैसा कि अभी हमें एक्सपर्ट ने बताया कि सही समय पर दवाओं का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है और कृषि में समय बहुत महत्वपूर्ण होता है और ये हमारे किसान बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि थोड़ी सी भी चूक हो जाती है तो उन्हें काफ़ी नुकसान झेलना पड़ जाता है और ऐसा ना हो इसीलिए हम समय समय पर आप तक विशेषज्ञों की सलाह पहुँचाते रहते हैं। कुछ और किसान हैं जो कि सवाल यहाँ पर पूछना चाहते हैं, आइए उन तक पहुँचते हैं। मेरे डॉक्टर साहब से अनुरोध है कि जैसे कि मूंगफली में अब की बार प्रोत्साहन दिया है किसानों को, और ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए तो हमारा एरिया में ज़्यादा मूंगफली की पैदावार हो सकती है जी। अगर किसान आगे आएंगे, दिलचस्पी लेंगे और समय रहते हुए हमें पता लग जाए कि इतने किसान इस फसल को उगाने के इच्छुक हैं, तो ज़्यादा प्रदर्शन प्लाट कृषि विभाग की तरफ से और विश्वविद्यालय की तरफ से उसका प्रबंध किया जा सकता है। बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल, तो किसान भी यहाँ पर रुचि दिखा रहे हैं। जिन फसलों को लेकर कहा जाता है कि किसान थोड़ा सा उन्हें लेने से बचते हैं, सेफ फसल लेना पसंद करते हैं, ऐसी बात नहीं है। अगर उन्हें अच्छा विकल्प दिया जाए और साथ में सपोर्ट दिया जाए तो ज़रूर वो इस तरह की फसलें भी लेना पसंद करेंगे, जैसा कि हमारे किसान का सवाल भी था। बहरहाल इसी के साथ ही वक्त हुआ है चौपाल चर्चा में एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी तिलहन पर यह चर्चा हमारी जारी रहेगी। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहें चौपाल चर्चा। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं चौपाल चर्चा। तो ब्रेक से पहले हमने तिलहन पर बात की और हमने किसानों के सवाल भी लिए और इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, जहाँ तक हम सरसों की बात करें, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय ने भी बहुत अच्छी अच्छी किस्में निकाली है, बरानी के लिए भी और सिंचित दशा के लिए दोनों के लिए ही बहुत अच्छी अच्छी किस्म है। और अब समय आ रहा है किसान को अपनी बिजाई और फसल बोने से पहले सारी तैयारी कर लेनी चाहिए। उसके लिए अच्छे बीज का चुनाव सबसे पहली है और हमारी किस्में RH 749, RH 725, RB 50, ये तीनों जो है अच्छी प्रबंध के अंतर्गत इसकी सिफारिश की गई है और इसका सर्टिफाइड बीज उचित जगह से उचित माध्यम से ही खरीदें किसान भाई, ध्यान रखें। और बराने के लिए एक हमारी बहुत पुरानी किस्म RH 30 जो अभी भी चली आ रही है, वो सब है। और बीज उपचार उसका करें 2 ग्राम बेविस्टीन से करें, तो जो आपने तनागलन की बीमारी बताई थी वो उसके लिए समाधान है। और किसान भाई ध्यान रखें, ज़रूरत से ज़्यादा पानी ना दें। ज़्यादा पानी देने से भी ये तनागलन की बीमारी आती है। और गर्मियों में डीप प्लोइंग, एक बार जो गहरी जुताई है वो करें, ताकि जो कीटाणु जो उसके हैं जो बीमारी के वो ख़त्म हो जाएं। ये ध्यान रखना ज़रूरी है। और एक इसमें कई जगह खरपतवार भी समस्या बन जाता है, जिसको हम मरगोजा कहते हैं। उसके लिए भी विश्वविद्यालय द्वारा सिफारिश किया गया है। ग्लाइफोसेट दवाई है 25 मिलीलीटर 25 दिन बिजाई के बाद उसका हम छिड़काव करते हैं और 50 दिन पे 50 ml ग्लाइफोसेट दवाई का छिड़काव करते हैं। तो वो ओरोबेंकी जो है परजीवी एक खरपतवार है जो इसकी जड़ों से ताकत लेता है, पौधे को कमज़ोर करता है, पैदावार कम कर देता है, उसकी भी रोकथाम हो जाती है। ये 2 ही चीज़ें इसमें ज़्यादा है। और बिजाई का समय ध्यान रखें, जैसे ही तापमान आए जितना जल्दी बिजाई करते हैं उतनी अच्छी पैदावार रहती है। ये इसमें ध्यान रखने वाली बात है। जी डॉक्टर साहब, ये जो सरसों पे आप ग्लाइफोसेट के स्प्रे बता रहे हो, ये कितने दिन के बाद करना पड़ेगा? ये बिजाई के 25 दिन बाद 25 मिलीलीटर दवाई और 50 दिन बाद दूसरा छिड़काव, 50 मिलीलीटर दवाई 50 दिन बाद, ये 2 हम स्प्रे करते हैं तो काफ़ी हद तक इस ओरोबेंकी से हमें छुटकारा मिल सकता है। ये विश्वविद्यालय द्वारा सिफारिश की हुई दवाई है। डॉक्टर साहब, सरसों में एक समस्या ये भी आती है कि जो फसल है वो 110 दिन में तैयार होती है और हमारे किसान जो हैं कई बार इसके चलते अपनी अगली फसल को लेकर लेट भी हो जाते हैं। तो क्या कुछ ऐसी भी किस्में हैं जो कि थोड़ा कम समय में तैयार हों और जो देरी है वो ना हो, उनकी समय से जो खेत है वो खाली हो जाए अगली फसल के लिए? जहाँ तक हम हरियाणा की बात करें तो सरसों
के बाद जो फसलें आती हैं उनमें कोई ज़्यादा देरी वाली कोई समस्या नहीं आती है और समय पे ही सरसों बिजाई होती है ज़्यादातर खेतों में और समय पे ही वो खेत खाली कर देती है, क्योंकि हमारे यहाँ सरसों के बाद ग्रीष्म ऋतु में जो हम बोलते हैं वो बहुत कम एरिया है जहाँ बिजाई होती है। कहीं कहीं ग्रीष्म में जो ग्रीष्मकालीन जो समर मूंग जिसको कहते हैं वो खेती होती है, या कोई सब्जी वाले किसान हैं तो वो सब्जी लेते हैं, लेकिन वो फिर सरसों भी कम ही लेते हैं, तो ऐसी समस्या इसमें नहीं है। और इसी के साथ ही चौपाल चर्चा में वक्त हुआ एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी तिलहन पर हमारी ये चर्चा जारी रहेगी, कहीं मत जाइएगा, देखते रहें चौपाल चर्चा। ये कामयाबी है अन्नदाता की, ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12:05 पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं तिलहन के बारे में और इससे जुड़ी हुई जो फसलें हैं उनके बारे में। हमारे किसानों का इसकी तरफ और अधिक रुझान हो, किसान बड़े पैमाने पर ये फसल लें और उन्हें लाभ भी हो, ताकि जो बीमारियों की समस्या थी, कीट की समस्या थी, वो भी दूर हो और साथ ही उन्हें अच्छे भाव भी मिले। ये भी एक बड़ी हमारी चिंता की विषय रहती है कि किसान मेहनत तो खूब करते हैं, उत्पादन भी अच्छा ले लेते हैं, लेकिन जब मंडी में जाते हैं तो भाव नहीं मिलता है। तो ऐसी समस्याएँ भी ना उनके सामने आए और जो फसल है उसकी गुणवत्ता भी अच्छी रहे, इसके लिए कौन कौन से उन्हें कदम उठाने हैं, इसके बारे में भी हमने बातचीत की। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और जोगिंदर जी मैं आपसे जानना चाहूँगी कि कुछ ऐसे बीज भी हैं, ऐसे किस्में भी हैं जिस पर सरकार की तरफ से अलग से अनुदान दिया जा रहा है, क्या उसके बारे में थोड़ा सा आप विस्तार से बता पाएंगे? आप किसी भी फसल की बात करें, हम सरसों के संदर्भ में या तिलहन के बीजों के बारे में बात करें तो बीजों पे सरकार की तरफ से 50% अनुदान है, लेकिन उसमें शर्त ये होती है कि 15 साल से पुरानी किस्म ना हो। तो जैसे हमारी जो मैंने अभी नाम बताए थे सब नई किस्में हैं, RH 749 है, RH 725, RB 50, ये सब नई फसलें हैं, तो नई किस्में हैं। इन पे सभी पे 50% अनुदान और उसके साथ साथ कुछ दवाइयाँ और कुछ पोषक तत्व हैं उनको भी शामिल करते हैं। कुल मिलाकर 50%, 50% या 4,000 रुपये प्रति हेक्टेयर है, एक लिमिट है, उतना ही अनुदान मिलता है। अभी जो डॉक्टर साहब ने बताया कि 25 दिन पर 25 ml दवा, लेकिन वो 25 ml पर एकड़ है, प्रति टंकी है, तो उसका थोड़ा बताएं। और जो सरसों की जो बिजाई का समय आने वाला है, इसकी खेत की जो तैयारी करनी है उससे पहले अगर कोई उपचार होता हो तो उसके बारे में थोड़ा ध्यान दें। हाँ, विजय जी के 2 सवाल हैं। एक तो जो दवाई की मात्रा मैंने बताई थी ओरो बैंकी के लिए, जिसको हमारे रेवाड़ी के ज़िले में आंकड़े का मामा कहते हैं, वो उसके लिए 25 मिलीलीटर मैंने दवाई बताई थी, वो प्रति एकड़ है। 25 मिलीलीटर बिजाई के 25 दिन बाद वो प्रति एकड़ है, और जो 50 ml 50 दिन बाद है वो भी प्रति एकड़ है। और इसका पहले तो आप 150 लीटर पानी में कर सकते हैं, दूसरी बार थोड़ा क्योंकि पत्ते बढ़ जाते हैं तो थोड़ी पानी की मात्रा बढ़ा सकते हैं। डॉक्टर साहब मेरा एक सवाल है कि 25 जनवरी से बाद में भारी ठंड पड़ जाती है, उसके लिए कोई दवाई बताओ, सारी सरसों मर जाती है, इसके लिए कोई उपचार बताओ। 25 दिसंबर के बाद पाला पड़ने का जो है डर बढ़ जाता है और वो पूरी जनवरी तक भी चलता है। कभी कभी तो फरवरी के प्रथम सप्ताह में भी पाला पड़ सकता है। तो इसके लिए ये ना केवल सरसों बल्कि दूसरी फसलों पे भी इसका बुरा असर पड़ता है और पैदावार कई बार घट जाती है। उस टाइम जो दाना कच्चे दाने हैं उसमें पानी जम जाता है और पानी जमने से उसका जो बढ़ता है, साइज़ बढ़ता है, लेकिन वो ऊपर की जो उसका मेम्ब्रेन है वो नहीं बढ़ती, तो क्रैक हो जाती है, जिससे दाना काला पड़ जाता है और वो सही दाना नहीं रहता, उसमें तेल नहीं बनता। इसके लिए एक तो अगर सल्फ़र का अगर उपयोग किया गया है, गंधक अगर डाली गई है,
तो बहुत बढ़िया है, उससे बचाव मिलता है। नहीं तो गंधक का स्प्रे भी कर सकते हैं उस टाइम, या सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड 1 लीटर 1000 लीटर पानी में मिला के 1 हेक्टेयर के लिए तो छिड़काव करें तो उससे भी फ़ायदा होता है। पोटास भी अगर कहीं सिफारिश शुदा है, पोटास की कमी है तो पोटास भी डालें, उससे भी बचाव होता है। और एक जब भी फोरकास्ट हो, आजकल पूर्व सूचना मिल जाती है कि पाला पड़ सकता है, उस दिन एक प्रैक्टिस ये भी है कि उत्तर की तरफ से हवा ठंडी आती है तो वहाँ थोड़ा धुआं वगैरह किया जाए, लेकिन वो क्योंकि पोल्यूशन का एक कारण बन सकता है तो उसको ज़्यादा हम उस पर बल नहीं देंगे, लेकिन वो भी एक इसका सुझाव है। और हल्की सी सिंचाई भी कर सकते हैं, अगर किसी ने पानी नहीं दिया कई दिनों से और तो उस टाइम पानी देने से भी इसमें फ़ायदा मिलता है। और अब किसानों से जान लेते हैं कि उनके क्षेत्र में तिलहन विस्तार के लिए, इन फसलों के विस्तार के लिए क्या किसी तरह का अनुदान मिला है, क्या इन किसानों ने इस सहायता को प्राप्त किया है या नहीं, या फिर वो सहायता तक पहुंच पाए हैं नहीं, आई जानते हैं। कृषि विभाग की तरफ से सरसों का बीज मिलता है जी हमें किसानों को। और मेरा एक डॉक्टर साहब से अनुरोध है कि हमारा दक्षिणी हरियाणा में सूरजमुखी की फसल हो सकती है जो किसान में डबल इनकम में सहायता हो सकती है जी, तो सूरजमुखी पे और प्रोत्साहन दीजिए। लेकिन सूरजमुखी का जो समय है वो गर्मियों का है। एक तो ये खुराक बहुत लेती है, दूसरा उस समय पानी की ज़रूरत इसको ज़्यादा पड़ती है। और हमारा क्षेत्र जहाँ पानी की कमी है, हम पानी बचाने पे बल देते हैं, तो ऐसी कोई फसल हम नहीं लाना चाहते जो पानी पे हमारे प्रेशर डाले ज़्यादा पानी की। तो इसलिए जो सूरजमुखी है वो हमारे क्षेत्र के लिए हम उपयुक्त नहीं मानते, इसको बढ़ावा नहीं देंगे। और दूसरी फसलें तिलहन की है वो आप बढ़ाएं, मूंगफली का रकबा बढ़ाएं, तिल का बढ़ाएं। सूरजमुखी को प्रोत्साहन हम नहीं देना चाहते इस इलाके में। हमारी रेतीली ज़मीन है, पानी की रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी और इतनी ज़्यादा पैदावार इसमें नहीं है कि। माननीय जोगिंदर जी, डॉक्टर साहब से मेरा अनुरोध है कि जो अनुदान की राशि है वो प्रति किसान तक पहुँचे, उसका साधन, उसका तरीका ज़रूर बताएं, क्योंकि अभी तक किसानों तक इसका जो अनुदान है वो नहीं पहुँच पा रहा है। तो भी हमारे इन किसान का एक सवाल था कि अनुदान राशि वो कहाँ से प्राप्त करें, कहाँ संपर्क करें, इसका सही तरीका क्या है और क्या इसको लेकर किसी तरह की व्यवस्था की गई है जो कि हमारे किसानों के लिए सुगम भी हो। आइए जानते हैं जोगिंदर जी से। जो सब्सिडी देने का प्रोविज़न है वो 2 तरह से है। जैसे हम बीज की बात करें तो हरियाणा बीज विकास निगम या हमारा जो चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय है, उसमें सरकार की तरफ से बीज पे जो सब्सिडी होती है वो पहले ही कम करके किसान को हम उसमें बिक्री करते हैं। जैसे अगर 100 रुपये की कोई चीज़ है, बीज है, और 40% सब्सिडी है तो वो 60 रुपये की ही बिकती है। तो किसान को उसमें सब्सिडी वापस मिलने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पहले ही कम करके दिया गया है। बाकी जो स्कीमें हैं आजकल सीधी खाते में जाती है और ऑनलाइन एप्लीकेशन आजकल मांगते हैं, और जितना भी प्रोविज़न होता है भाई सभी को देनी है या लिमिट है, 100 आदमियों को देनी है, 200 को देनी है, तो वो जब भी जिसने अप्लाई किया है उनको ऊपर वालों को वो मिल जाता है। और उसमें 2 तरीके भी हैं कि आप बिल लेके आएंगे, बाद में सब्सिडी आपके खाते में हो जाती है। और कई बार पहले जो लिस्ट बनती है कि भाई इनको सब्सिडी मिलेगी, वो आप ख़रीद के और फर्म भी बता देते हैं, वो लेके आते हैं, तो वो आपको सिर्फ अपना हिस्सा देना होता है, बाकी हिस्सा फर्म के खाते में चला जाता है। तो ये प्रावधान है आजकल। तो आज हमने चौपाल चर्चा में तिलहन क्षेत्र विस्तार के बारे में हमने बहुत ही विस्तार से और गहन चर्चा की। अच्छी बात ये रही कि किसानों ने भी अपने प्रश्न रखे और उनके जो प्रश्न थे उनके जवाब भी हमने कार्यक्रम में देने की कोशिश की, ताकि इस सीज़न में वो समस्याएं उनके सामने ना आए और अच्छी फसल प्राप्त कर सकें। और जो लगातार प्रयास किया जा रहा है कि हम तिलहन में आत्मनिर्भर हों, इसका रकबा बढ़े, उत्पादन बढ़े, इसमें भी हमारे किसानों को मदद मिले ताकि वो किसी तरह की आशंका के साथ इन फसलों को ले सकें। उम्मीद करते हैं कि जो किसान हमें देख रहे हैं उन्हें भी इस पूरे कार्यक्रम से मदद मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी किसानों का जो कि दूर दूर से यहाँ पर पहुँचे हैं और हमारे कार्यक्रम में हिस्सा लिया और अपने प्रश्न रखे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।
और हमारे एक्सपर्ट जोगिंदर जी भी हमारे साथ लगातार कार्यक्रम में जुड़े रहे हैं। उन्होंने भी किसानों के सवालों के जवाब बहुत ही सरल तरीके से दिए हैं और कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के हम जवाब दे सकें, क्योंकि किसानों के सामने ये बहुत बड़ी चुनौती होती है कि सही समय पर सही जानकारी उन्हें प्राप्त नहीं होती है और यही हमारी कोशिश होती है कि इस चुनौती को हम दूर करें। इसी के साथ ही चौपाल चर्चा के आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। नए अंक में नए विषय के साथ और नए मेहमान के साथ, किसानों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात, लेकिन आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।